ओके, सो स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिकली सिमिलैरिटी का कंसेप्ट सीखा था कि ना आपके दो फिगर्स इक्वल नंबर ऑफ साइड के सिमिलर ना होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाए या फिर उनके और जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो वो भी कैसा आ जाए, इक्वल आ जाए। सो अब अपन है ना अपनी स्टडी को ना अपने ट्रायंगल्स तक ही रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। जैसे 9th क्लास में आपके पास में कॉन्ग्रुएंसीज हुआ करती थी, यहाँ पे आपके पास में सिमिलैरिटीज होंगी, बहुत सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपके पास में आने वाले हैं। सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ में। सो वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। टू ट्रायंगल्स are said to be similar if their corresponding angles are equal, and second, their corresponding sides are in the same ratio or proportion। ठीक है, सो ये दो मैंडेटरी आपके पास में कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए अगर आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो। तो अब बेटा इसमें जो आपके पास में फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके ऊपर आपके पास में 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनने की चांसेस आती है। अब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने की चांसेस कैसे आती है ध्यान से देखना, बिकॉज इसके लिए सिंगल वर्ड यूज होता है। आप पढ़ते हो ना हिंदी के अंदर ग्रामर में कहीं पे भी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो अपन पास में होता है, तो ये जो आपको इधर अनेक शब्द दिख रहे हैं दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, so you can replace this sentence by a single word that is equiangular। Okay, so this one word is used to describe this condition that the corresponding angles of two triangles should be equal in order to fulfill the necessary condition of similarity। So we can also say that two triangles must be equiangular। So दो ट्रायंगल्स आपस में इक्विएंगुलर है, इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब निकल के आता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। सो इस वर्ड का ध्यान रखना। हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो व्हाट एल्स कैन वी से अबाउट दोस ट्रायंगल्स। सो वी कैन से दैट दोस टू ट्रायंगल्स विल बी इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब बेसिकली ना इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास में थ्योरम आती है यहाँ पे जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, THALES थेल्स थ्योरम, तो इसको हम BPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो कोई थेल्स नाम का एक साइंटिस्ट रहा होगा, ग्रीक वगैरह के रहते हैं, तो उसने ये थ्योरम थी बेसिकली उसने एक कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था। तो ये थ्योरम अल्टीमेटली इसी के नाम से चलने लगी, ठीक है, तो इसको थेल्स थ्योरम बोला जाता है। हालांकि उसने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल किया था। सो ओरिजिनली इसको हम ना BPT बोलते हैं, ठीक है। देन फिर ठीक है नाम चेंज, आपके एग्जाम के अंदर थेल्स थ्योरम के नाम से क्या सकती है कि प्रूव द थेल्स थ्योरम, या फिर एग्जाम में आता है कि प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, कंसेप्ट दोनों के अंदर सेम ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। सो थ्योरम 6.1 में आपको ऐसा बोला गया है, स्टेटमेंट मैं भी लिख रहा हूँ सामने ताकि आपके सामने रहे जब हम इसको प्रूफ करेंगे। दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides
and distinct points the other two sides are divided in the same ratio. So this is the statement that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. अब इसका डायग्राम से क्लियर होगा आपको कि इसमें क्या आपको प्रूफ करना है, क्या आपको गिवन है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और 9th क्लास के जो आपके आपने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं वो भी यहाँ पे यूज होते हैं ना, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। तो बेसिकली व्हाट इज गिवन टू यू, देयर इज अ ट्रायंगल, आप एबीसी नाम दे सकते हो, पीक्यू नाम दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अ ट्रायंगल एबीसी such that बेटा आपको एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी इस तरीके से कि हम बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे आपके पीक्यू, सच दैट पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। कहने का मतलब है आपका कोई भी एक ट्राइंगल हो सकता है एबीसी, और इसमें आप चाहो तो एसी के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर AB के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट फॉर द कन्वीनियंस मैं यहाँ पे BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इसका मैंने नाम दिया पे PQ। तो ये जो PQ है यहाँ पे BC के पैरेलल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो ध्यान से देखना। That the other two sides are divided in the same ratio। अब जो यहाँ पे दो साइड्स हैं दैट इज AB एंड AC, जहां पे PQ ने इंटरसेक्ट किया है P और Q पॉइंट के ऊपर ही, तो आपको बताना है कि ये जो AB और AC है ना, ये बेटा बराबर के रेशियो में डिवाइड हो गए। कहने का मतलब है कि दिस AP अपॉन PB, आपको प्रूफ करना है कि जो AP अपॉन PB है ये आपका AQ अपॉन QC के बराबर आएगा। ये चीज आपको प्रूफ करनी है दैट दिस AP अपॉन PB will be equal to AQ अपॉन QC। अपन ये नहीं कह रहे कि AB और BC इक्वल निकल के आएंगे, जो रेशियो आएगा ना जहाँ पे डिवाइड करेंगे P और Q पॉइंट पे, वो रेशियो आपका कैसे निकल के आएगा, बराबर निकल के आएगा। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। अब इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। रिमेंबर दीज आर द प्री डिफाइंड थ्योरम्स। ये थ्योरम हम डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, हम कुछ इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये ऑलरेडी डिफाइंड थ्योरम है। तो इसमें जो आपके पास में कंस्ट्रक्शन होता है आपको एज इट इज यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये हमने नहीं बनाई, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, सो चेक करते हैं कि ना किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे है ना PC और QB रख करना पड़ेगा, जॉइन QB एंड PC। इसके अलावा बेटा यहाँ पे आपको है ना ये जो पॉइंट दिख रहे हैं P और Q, आपको इन पॉइंट से यहाँ पे है ना परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर आपको कहाँ पे ड्रॉप करने पड़ेंगे इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपको P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा इसके ऊपर, AC के ऊपर, इसको आप M नाम दे सकते हो, और आप Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे किसके ऊपर, AB के ऊपर, इसको आप N नाम दे सकते हो। एंड हमें यहाँ पे Q को ज्वाइन करना ही था और PC को भी ज्वाइन करना था। सो ये आपका कुछ इस टाइप से आपका डायग्राम हो जाएगा। अब इस डायग्राम की हेल्प से फाइनली यू नीड टू प्रूव दैट दिस AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब चेक करते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करा जाए ना। प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक तरीका है, कुछ खतरनाक तरीका इसमें है नहीं। सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल का कांसेप्ट इस्तेमाल होता है इनिशियली। जो 3/4 थ्योरम है ये वो आपकी 75% थ्योरम को उस पर्टिकुलर कांसेप्ट से हो जाएगी। चेक करना कैसे
अब अगर आप ना ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, ट्राइंगल ए पी क्यू। तो अगर मैं ए पी क्यू ट्राइंगल की बात करूं और अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, सो हमारे पास थोड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड आई विल यूज द सेम फॉर्मूला। अब हमको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिस साइड के ऊपर हाइट ड्रॉ करी जाती है उसी साइड को आप एज अ बेस यूज करते हो, ध्यान रखना। अब अगर मैं इस ए पी क्यू को देखूंगा तो बेटा क्यू एन इज द हाइट, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होती है वही एल्टीट्यूड होती है, वही आपकी हाइट भी होती है। दीज थ्री टर्म्स आर वन एंड द सेम थिंग। सो AP is the base and QN is the height. So we can say इसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फर्स्ट थिंग। देन अगर बेटा आप ना इस ट्राइंगल को देखोगे, ट्राइंगल BPQ या ट्राइंगल PBQ, आपको दिखेगा कि जो P पे एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। एंड आपको पता होना चाहिए जब आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जब आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, उसकी एक हाइट ट्राइंगल के बाहर लाया कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपने ट्राइंगल बना दिया, मैंने आपने ट्राइंगल बनाया PQR। अब अगर मैं P से हाइट ड्रॉ करना चाहूँ तो वी ऑल नो दैट परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड और हाइट, दीज आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं P से हाइट ड्रॉ करना चाहूंगा तो वो यहीं पे मिलेगी, एक्सटेंडेड क्यू आर क्यू के ऊपर, वो उसके लिए आर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपके इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है P पे, तो अगर मैंने Q से हाइट ड्रॉप करी गई है तो बेसिकली ट्राइंगल PBQ की हाइट हो जाएगी आपके पास में, QN की हाइट हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे हाइट बाहर लाइक कर रही है, यहाँ पे भी PBQ ट्राइंगल की हाइट बाहर लाइक करेगी, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ से अपन ऐसा कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, area of triangle PBQ will be equal to half। अब जो बेस है, बेस आप इसको लोगे बेटा, आप इस पॉइंट को तो बेस ले नहीं सकते, यहाँ से आर तक बेस तो आपका क्या कहलाएगा, QR ही कहलाएगा, क्योंकि जिस बेस के ऊपर आपकी हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है, जिस साइड पे आपकी परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है उसको आप बेस हीट करते हो। हालांकि एक्सटेंडेड लाइन है, बट हम उससे मतलब मुझे जब बेस क्या दिखेगा, QR दिखेगा। उसी के साथ आपके पास बेस कर जाएगा PB और हाइट क्या रहेगी QN। so this will be half into PB into QN, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इन दोनों एरियाज को आपस में डिवाइड करूं तो LHS LHS से डिवाइड हो जाएगा और RHS RHS से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करने पे एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ PBQ will be equal to half into AP into QN whole upon half into PB into QN। तो यहाँ आपका हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, QN से QN कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा, AP अपॉन PB। इस चीज का ध्यान रखना, इसको अपन थर्ड नाम देते हैं। अब इसी तरीके से बेटा अगर मैं ना वापस से ऊपर वाले ट्राइंगल को लूं और मैं कैसे भी AQ और QC का रेशियो निकालना चाहूं तो मुझे इस बार क्या लेना पड़ेगा, ट्राइंगल AQP। इन ट्राइंगल AQP अगर मैं एरिया ऑफ AQP निकालना चाहूंगा तो अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AQP के अंदर अगर बेटा मैं बेस ले रहा हूं AQ तो मैं हाइट कौन सी लूंगा, PM। इस चीज का ध्यान रखना, जहां पे हाइट ड्रॉप करी जाती है उसी को बेस लेते हो। प्रीवियसली मैंने सेम ट्राइंगल लिया था बट मैंने बेस लिया था AB, तो मैंने उनको हाइट लेनी पड़ी थी QN। इस बार मैं बेस ले रहा हूँ AQ, मैं हाइट ले लूंगा यहाँ पे PM। तो इसका एरिया आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ इंटू AQ इंटू PM, 4 नंबर। अब अगर मैं इसके नीचे ट्राइंगल देखूं, ट्राइंगल QCP, अगर आप ट्राइंगल QCP देखोगे तो आपको फिर से पता पड़ेगा कि यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है और इसकी हाइट भी क्या कर दी है, बाहर कर दी है, जैसे पहले वाले केस में कर दी थी। तो इसको आप लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल QCP एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP आपके पास में कितना हो जाएगा, हाफ। बेस में क्या ले रहा हूँ सर, QC और हाइट कितनी रहेगी मेरी, PM। तो हाफ इंटू QC इंटू PM। फिर
वापिस से बेटा मैं 4 और 5 को आपस में डिवाइड कराता हूं, इक्वेशन 4/5, तो आपको मिलेगा कि एरिया ऑफ ए क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ क्यू सी पी विल बी इक्वल टू, देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, पीएम से पीएम कट जाएगा, जैसे यहाँ पे कैंसिलेशन हुआ था, बचेगा क्या आपके पास में अल्टीमेटली ए क्यू अपॉन क्यू सी, इसको मैं यहाँ पे 6 नाम देता हूँ। सो यहाँ पे दो चीजें हमें मिली है, एक तो हमको यहाँ पे ये वाला रेशियो मिला है और एक हमको यहाँ पे ये वाला रेशियो मिला है, बट ये दोनों रेशियो जो है ना ये एंगल्स के टर्म्स में, इस चीज का ध्यान रखना। अब सबसे मेन चीज क्या है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, जहां से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर पाओगे। आपको ये चेक करना है कि बेटा यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ए पी क्यू लिया था, ए पी क्यू, और यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ए क्यू पी लिया है, ए क्यू पी। दोनों ही ट्राइंगल एक ही तो है, मैंने नेमिंग ऑल्टर करी है बट ट्राइंगल्स तो सेम है। अगर आपके दोनों ट्राइंगल सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम ही आने वाला है, एरिया भी अलग अलग नहीं आएगा। तो इस चीज से हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि थर्ड वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें जो एरिया ए पी क्यू है वो 6 वाली इक्वेशन के एरिया ए क्यू पी के बराबर ही है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब दोनों एलएचएस के न्यूमरेटर कैसे आ गए, सेम आ गए। ये जो आपके दोनों एलएचएस हैं, दोनों के न्यूमरेटर कैसे आ गए, यहाँ पे सेम आ चुके हैं। अब चलते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स के ऊपर, बट उससे पहले जरा अपने लाइन लिख लेते हैं, दैट हियर एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए क्यू पी। ठीक है, अब बेटा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, पी क्यू और बी सी, पी क्यू और बी सी दोनों आपकी पैरेलल लाइंस है। और 9th क्लास के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बनाए गए ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। आई होप आपको ये याद होना चाहिए, नहीं भी तो आप 9th क्लास के अंदर आराम से इस कंसेप्ट को दोबारा पढ़ सकते हो कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बनाए गए ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करूं, ट्राइंगल पी क्यू बी या फिर पी क्यू बोल सकते हो, पी बी क्यू, इसमें जो पी क्यू है और इसमें आप जो दूसरा ट्राइंगल देखोगे क्यू सी पी, बेटा इसके अंदर भी आपके पास में क्यू पी आ रहा है, तो दोनों के अंदर एक बेस कॉमन आ रहा है और पी क्यू और बी सी आपके पैरेलल लाइन है, तो ये सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि ट्राइंगल पी बी क्यू और ट्राइंगल क्यू सी पी, इन दोनों का एरिया भी कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे अपन दूसरा रिलेशन लिखेंगे कि एरिया ऑफ पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू सी पी। इसका रीजन अपन यहाँ पे क्या देंगे, triangles between the same parallels triangles between the same parallel and on the same base have equal एरियाज। जो हमारे पास में ये पीबी की और क्यूसीबी का एरिया बराबर रहेगा। अब अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको यहाँ पे ये पता पड़ेगा कि बेटा दोनों एलएचएस के न्यूमरेटर इक्वल है और दोनों एलएचएस के डिनोमिनेटर भी इक्वल है। तो अगर दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल आ रहे हैं दोनों एलएचएस के, इसका यह मतलब हो गया कि दोनों इक्वेशन के एलएचएस कंप्लीटली इक्वल हो गए। तो इधर से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां से मैं स्टेटमेंट रख कर देता हूं, से ऐसा कह सकते हैं therefore LHS of equation 3 and 6 are equal। दोनों के ही आपके यहाँ पे LHS इक्वल आ रहे हैं। अब अगर बेटा कोई सी भी दो इक्वेशंस के आपके पास में LHS इक्वल आते हैं, इसका ये मतलब होता है कि दोनों के RHS भी इक्वल है। Therefore we can say that this AP upon PB must be equal to AQ upon QC।
अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यही तो चीज थी जो आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी कि ए बी अपॉन बी बी जो है वो ए बी अपॉन क्यू सी के इक्वल आ जाए। तो हमने बड़े सिंपल स्टेप फॉलो करे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करा है। उसके अलावा हमने 9th क्लास में बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल किया है कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बनने वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। ये हमने क्यों यूज किया, ताकि हम ना इक्वेशन 3 और 6 दोनों के एलएचएस को आपस में इक्वल प्रूव कर सकें। अगर दोनों दो इक्वेशंस के एलएचएस आपस में इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके आरएचएस भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्लियरली कह दिया दैट दिस AB अपॉन PB must be equal to EQ upon QC. Okay, so this is how you can prove basic proportionality theorem and it is very important। अभी काफी क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज के अंदर इसी के ऊपर बेस्ड है और मतलब काफी हाई चांसेस होती है बीपीटी के ऊपर क्वेश्चन बनने की एंड काफी हाई चांसेस होती है कि बीपीटी खुद ही पूछ ली जाए। एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट बनता है कि प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सो हम लोग को ये पूरा इधर प्रूफ लिखना होता है एंड दिस बिकॉज़ इट इज अ थ्योरम, तो हमें कुछ भी स्टेप स्किप नहीं करने हैं, हमें हर चीज का रीजन लिखना होता है एंड हमें हर चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बतानी होती है। तो एक बार सब देखना कि हमने बेसिकली इसमें करा क्या है। आपको थ्योरम में स्टेटमेंट ये गिवन था कि इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड and it intersects the other two sides with distinct points, then it divides the other two sides with the same ratio। कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन बनाई है, जैसे हमने एक साइड BC के पैरेलल PQ बना दी, तो ये AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, दैट इज AP अपॉन PB मस्ट बी इक्वल टू EQ अपॉन QC। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। अब इसके हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हम लोगों ने BC QB को रन किया, Q से AB के ऊपर परपेंडिकुलर डाला N और P से AQ पे परपेंडिकुलर डाला PN। ओके, अब हमने क्या करना था, सबसे हमको क्या करना था ना कि साइड्स का रेशियो लेके आना था। अब साइड्स का रेशियो लाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज किया। सबसे पहले हमने ले लिया ट्रायंगल APQ, उसमें मैंने अगर AP को बेस माना तो QN मेरा क्या हो जाएगा, हाइट, क्योंकि जो QN है वो AP के ऊपर ड्रॉप करा गया है। सो मैंने अगर इसका एरिया निकालूंगा APQ का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, बेस है कितना AP और हाइट है कितनी QN, तो APQ का हो जाएगा हाफ इंटू AP इंटू QN। फिर हम लोग ने क्या करा, ये ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल PQB या फिर आप ट्रायंगल PBQB बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो जब हमने ट्रायंगल PBQ लिया तो हमने उसका एरिया निकाला, तो वो भी आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। अब बेटा बेस हमने उसमें क्या लिया है, PB लिया है, तो PB के ऊपर हाइट क्या आएगी, QN, क्योंकि यहाँ पे P का आपको ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है और ऑब्ट्यूज एंगल जब बन रहा होता है उसके ऊपर जो वर्टेक्स है हमेशा जो हाइट मिलेगी हमेशा ट्रायंगल के बाहर ही लाया करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। उसकी किसी भी आर्म से आप हाइट ड्रॉप करवा सकते, ऑब्ट्यूज एंगल जब बन रहा होता है ना, उसकी किसी भी आर्म से आप हाइट ड्रॉप कराओ हमेशा ट्रायंगल के बाहर ही लाया करती है। सो QN is the height which is lying outside the triangle PBQ, although we will take the base PB and height as QN, so area of triangle PBQ is हाफ इंटू PB इंटू QN, यहाँ पे आ गया। अब मुझे अल्टीमेटली क्या करना था बेटा, AP अपॉन PB का रेशियो लेके आना था, तो मैंने दोनों का आपस में डिवाइड कराया, तो APQ अपॉन PBQ तो आपका LHS में आ गया, हाफ से हाफ कट जाएगा, QN से QN कट जाएगा, डिवाइड में है, बचेगा क्या, AP अपॉन PB। ये हमारे पास में एटलीस्ट ये तो हमारे पास में AP अपॉन PB तो आ ही गया यहाँ से। फिर हमने क्या करा, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया, पहले हमने AQP का एरिया निकाला। अब देखो APQ या AQP एक ही ट्रायंगल है, तो आप ट्रायंगल का एरिया किसी भी बेस को लेके निकालो आएगा हमेशा सेम है ना, एरिया में कभी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले APQ, यहाँ पे हमने क्या करा, फिर एरिया लिया AQP का। अब यहाँ पे अगर मैं AQ को बेस मानूंगा तो दिस PN विल बी द हाइट, क्योंकि जिस भी साइड को बेस मानोगे हाइट इसके ऊपर ड्रॉप होनी चाहिए। यहाँ पे मैं QN को हाइट नहीं सकता क्योंकि QN AP पे परपेंडिकुलर है और जो PN है वो AQ पे परपेंडिकुलर है, सो हाफ इंटू AQ इंटू PN। देन फिर बेटा मैंने जैसे यहाँ पे PBC का एरिया निकाला, यहाँ पे मैंने QCP का एरिया निकाला, यहाँ पे भी मैंने बेस इसको माना QC को माना, सो दैट आई कैन अगेन कंसीडर द हाइट PN। तो यहाँ पे भी Q का ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा था, तो हाइट बाहर लाया करेगी, तो ये कितना आएगा, हाफ इंटू QC इंटू PN। अगेन जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया था ना, या मैंने फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड किया, तो LHS में तो आ गया AQP अपॉन QCP का एरिया इक्वल टू में हाफ से हाफ कट जाएगा, PM से PM कट जाएगा, बचेगा क्या AQ अपॉन QC।
तो जो मेरा दूसरा रेशियो मेरे को चाहिए था प्रूफ करने के लिए वो भी मेरे पास आ चुका है। अब बात है कि मैं इन दोनों रेशियोज को AP अपॉन PV और AK अपॉन QC को इक्वल कैसे लिख जाऊं। तो उसके लिए मुझे कैसे ना कैसे दोनों के RHS को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। डायरेक्टली RHS को कर सकता हूँ, अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकता तो इनके LHS को इक्वल प्रूफ करना है। अब ध्यान से क्या ऑब्जर्व करा गया यहाँ पे कि APQ और AQP ये तो आपके एक ही ट्राइंगल्स हैं, तो इनके तो एरिया के बराबर आने वाली है ना। तो अल्टीमेटली जो दोनों LHS हैं उनके न्यूमरेटर तो आपके आ गए बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पे ट्राइंगल आपके पास में PBQ और यहाँ ट्राइंगल आपके पास में QCP। तो जब हम इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो आपको पता पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल्स के बीच में बने गए हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में, दोनों का बेस भी कैसा है, सेम है। यहाँ पे मैंने TQ को बेस मान लिया, मैं बेस किसी भी साइड को मान सकता हूँ, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। देन 9th क्लास की आपकी थ्योरम है कि ट्राइंगल बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड on the same base have equal areas, therefore PBQ का एरिया QCP के एरिया के बराबर आएगा। तो दोनों LHS के जो डिनोमिनेटर है बेटा वो भी इक्वल हो गए। अब दोनों LHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब दोनों के LHS पूरे इक्वल हो गए ना। तो यहाँ से हम और किसी इक्वेशन में अगर LHS इक्वल होते हैं तो उसके RHS भी आपस में इक्वल होते हैं। सो वी कैन से दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सो ये दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करने लगते हैं, ओके।